स्टोरी स्किल्स के प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। रूमा और फर्क में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। आदत, खसाइल, बातचीत, तौर तरीके, गर्ज कुछ भी तो मिलता जुलता ना था। ये शुमाल की कहती, वो जनूब की समझता। उसकी हर बात का गलत मतलब लेता और फिर झगड़ने लगता। फ़र्क की एक बात जो मुझको बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी कि वो ऐन खाने के वक्त झगड़ा शुरू करता और खाना जहर कर डालता था। खुद भी सूखा सड़ा था और जला जला कर रूमा को भी कांटा कर डाला था। मुश्किल ये थी कि वो घर दामाद था, इसलिए बेटी के साथ अब माँ भी उसके रंग ढंग देखकर गीली लकड़ी की तरह सुलगती थी। रूमा की माँ बेवा जरूर थी, लेकिन शोहर काफी रुपया छोड़कर फोत हुआ था, इसलिए रुपए पैसे की तंगी न थी। मुश्किल थी तो बस यही कि घर में कोई मर्द न था, इकलौती बेटी थी। खाला आफिया ने सोचा क्यों ना फर्क को घर दामाद बना लूं। एक तो दुबई का कमाऊं, फिर कोई आगे पीछे भी न था। वो उसको सोने की चिड़िया समझकर बेटी दे बैठी। सीधे सादे दिमाग की उस औरत ने रूमा को अपनी एक पुरानी सहेली के उस रिश्तेदार से ब्याह दिया। शर्त थी घर दामादी की, जो फर्क ने मान ली और बेचारी रूमा की किस्मत फूट गई। शादी के शुरू में मोहल्ले वाले फर्क का ठाट बाट देखकर रूमा को खुशबख्त करार देते थे, मगर बाद में वो ही इस बेचारी लड़की को बदबख्त करार देने लगे कि उसने शोहर को मजाजी खुदा न समझा, बुरे हालात में उससे निभाना किया, उससे अलग क्यों हुई, आखिर क्यों अलग ना होती। मर मर कर जीने की भी तो एक हद होती है। यकीनन उसके जुल्म हद से तजावुज कर गए होंगे, वरना रूमा ऐसी सीधी सादी लड़की जो अपने जायज हकूक से भी वाकिफ न थी। रूमा की अम्मी का घर हमारे पड़ोस में था। यहाँ वो अरसा से रह रही थी। अपने शोहर का ये घर उनको बहुत प्यारा था कि जिसको उन्होंने बेवगी में भी फरोख्त न किया। रूमा ब्याह कर कहीं ना गई, ससुराल था ही नहीं, शोहर घर दामाद था। सो एक कमरे में से दुल्हन बनकर दूसरे कमरे में सजी हुई सीज में आ बैठी। शुरू के चंद दिन तो इत्मीनान बख्श थे, मगर फिर हालात बिगड़ने लगे। रोज की दानता कल दीवार उधर जब हम सुनते तो हमसे भी बर्दाश्त ना होता। फर्क क्या चाहता था ये तो हम भी न समझ सके। रूमा की अम्मी तमाम खर्चा चला रही थी। रूमा शक्लो सूरत की अच्छी थी, सीरत भी बुरी न थी। क्या जानने के शोहर में ही कोई कमी थी, कुछ नफसियाती मर्ज था जो उस शख्स ने भोली भाली रूमा को ज़हनी अजियतें देनी शुरू कर दी। जो ठंडी आह भी लबों से निकल जाती तो उसका भी हिसाब देना पड़ता कि तुमने ये आह भरी, सच बताओ कि कोई याद तो नहीं आया है। हाय, खाला आफिया भी तरफ जाती, कहती कि तुझ जैसे संजोग के कारकुन मेरी बेटी जिंदा दरगोर हुई, अब ठंडी आह भी लबों से ना निकले तो क्या करे। वो जज करता। तब रूमा कहती कि सरताज, मुझको मेरी अम्मी जान की कसम कोई ऐसी बात नहीं है, वैसे ही बेख्याली में सांस लंबा ले लिया है। आपको तो बेवजह के अजब गुमान गुजरते हैं। शादी को साल ही गुजरा था। अब जो रूमा का रंगो रूप देखता हैरत से आह भरता कि कैसी सोने जैसी लड़की मिट्टी हो गई। किसी कम बख्त के हाथ में उस मनमोहनी का हाथ थमा दिया जो ना दिल का कहा जानता है, न जज्बात की जुबान समझता है। सभी खाला आफिया को लान तान करते, जिनकी जिद की वजह से ये रिश्ता तय हुआ था। मोहल्लेदार भी समझाते थे कि अनजाने लड़के को लड़की का हाथ न थमाओ, मगर अगले वक्तों की खाला चमकती शय को सोना समझ बैठी। जबकि रोमा के मामू ने भी इस रिश्ते की मुखालफत की थी। रूमा और मैं 10वीं में थी जब खाला की एक मिलने वाली के साथ फर्क उनके घर आया था। खुशलिबास और सेहतमंद, चमकता चेहरा, उम्र 22-23 बरस। उस औरत ने पहले तो अपना भाई कहकर तारुफ करवाया, मगर बाद में बताया कि मुंह बोला भाई है, क्योंकि फर्क के माँ बाप न थे, इसलिए तेरे मेरे दर पर पला है। मगर किसी न किसी तरह मैट्रिक पास कर लिया और एक दोस्त के तवस्सुत से दुबई चला गया कि जिसके बाप का वहाँ अपना बिजनेस था। कमी है तो बस माँ बाप की शफकत की। ये सुनकर खाला तो बस उस लड़के पर फरेफ्ता हो बैठी। उनको कोई ऐसा ही लड़का रूमा के लिए चाहिए था जो बेटा बनकर भी उनके पास रहे। यूं खाला ने फर्क को खुद बेटी का रिश्ता देने की ऑफर कर दी। अगरचे मेरी अम्मी ने भी मना किया कि जिस लड़के का खानदान नहीं, आगे पीछे कोई नहीं है, उसका क्या भरोसा।
दौलत की ज़ाहरी चमक धमक पर न जाओ, उसके खानदान का अता पता कर लो। उस पर वो बोली, अच्छा रिश्ता आया है, लोग जल उठे हैं। फर्क उन्हीं दिनों दुबई से रुपया कमा कर लाया था। वो खाला के पास इमानत रखवा दिया कि आप मेरी माँ की जगह हैं, मेरा घर बार है नहीं। दोस्तों पर ये रुपए खर्च हो जाते हैं। फिलहाल बैंक में काफी रकम है, जब जरूरत हुई ले लूंगा। खाला ने ये भी ना पूछा कि दुबई में क्या काम करके ये रुपया कमाते हो। फर्क ने खुद को ग्रेजुएट जाहिर किया था, मगर वो मुश्किल छठी तक पढ़ पाया। पढ़ाई भी तर्क कर दी, मगर लिबास ऐसा पहनता कि सभी समझते तलीम याफ्ता दौलतमंद सेठ का बेटा है। शादी के बाद वो कमाने दुबई ना गया। सास से कहा, अगर जाऊं तो रूमा और आप अकेली रह जाओगी और ये मुझे गवारा नहीं। रुपया बहुत है, फिलहाल कमाने की जरूरत नहीं, कुछ दिन बाद सोच समझकर कोई बिजनेस कर लूंगा। कुछ अरसे बाद पता चला कि पढ़ा लिखा है और ना पल्ले कुछ ज्यादा रकम है। वो ही रुपया जो खाला के पास रखवाया कुल पूंजी थी, जो रफ्ता रफ्ता खत्म हो गई। घर का खर्चा खाला आफिया ने उठा लिया था कि बेटी और दामाद यही उनके बच्चे और उनकी कुल कायनात थे। वो खुश नजर आए तो ये उनको देख देख निहाल होती रही। फर्क एक मुफ्त खोरा इंसान निकला। उसको कमाने से ज्यादा उड़ाने की आदत थी। हुनर भी कोई ना आता था और जो हुनर आता था वो अभी उसने हर किसी से छुपा रखा था। जब तक खाला जिंदा रही फर्क को कमाने की कुछ परेशानी न थी। 2 बच्चे हो गए, बेटी और दामाद के साथ उनका खर्चा भी उठाती रही। रूमा के लिए तो ढाल और छप्पर थी। फर्क अपनी फितरत से मजबूर फिर देता था और इतना दबाव रूमा पर ना डालता था कि उनका घर टूट जाता। जो ही खाला की वफात हुई रूमा मुकम्मल फर्क के शिकंजे में आ गई और उसके रहमो करम पर थी। फर्क जब चाहता उससे दस्तखत करवा कर रुपया बैंक से निकलवा लेता, मुनासिब खर्चा बीवी को देता, बाकी रकम जेब में डाल लेता। खुदा जाने उस रकम को कहाँ खर्च करता, ये वो रूमा को ना बताता था और ना ही आमदनो खर्च का कुछ हिसाब किताब था। रूमा कुछ पूछती तो बिगड़ जाता। रूमा बेचारी का भी कौन था सिवाय फर्क के। अच्छा था कि बुढ़ा वो ही उसको और उसके बाद उसके बच्चों को देखने वाला था। आमदन ना हो और अखराजात होते रहें तो तिजोरियां खाली हो जाती हैं। ले देकर जब एक मकान बच गया जिसमें वो रह रहे थे तो फर्क उसके बेचने के दर पे हो गया। रूमा से कहता कि दस्तखत कर दो, घर बेचकर दुबई का वीजा लूंगा और तुमको किराए के मकान में रखूंगा। खुद दुबई जाकर 1-2 साल बाद इतना कमा लाऊंगा कि उससे अच्छा मकान खरीद लेंगे। रूमा ने अम्मी से पूछा कि बताइए खाला जी क्या करूं, क्या मकान के कागजात दस्तखत कर दूं? अम्मी ने कहा, हरगिज ऐसी गलती मत करना, पहले फर्क का पता करो कि ये है कहाँ का और कौन है इसके रिश्तेदार, कौन खानदान है। बाद में कुछ मकान की फरोख्त के बारे में सोचना, अभी नहीं वरना इस ठिकाने से भी जाओगी। अब थोड़ी सी अकल रूमा को भी आ गई थी। उसने मकान फरोख्त करने से इनकार किया तो फर्क ने अपनी असलियत जाहिर कर दी और मार पीट पर नौबत पहुंचा दी। उस पर बस नहीं, रूमा की वालिदा के रिश्तेदारों के घरों में जाकर उधार मांगने लगा कि बीवी सख्त बीमार है, बाद में लौटा दूंगा, रूमा का इलाज कराना है। शुरू में तो उन लोगों ने मुरव्वत में फर्क को रकम दी, बाद में आकर रूमा को बताया। उसने सर पीट लिया और मना किया कि अब कोई मेरे शोहर को रकम ना दे, वरना ये कमाने की कभी ना करेंगे और बच्चों के बारे में भी ना सोचेंगे। जब हर तरफ से रुपया बंद हुआ फर्क ने बीवी को मजबूर किया कि रिश्तेदारों से रकम उधार मांग लो या फिर मकान बेचो। उसने इनकार किया तो तलाक की धमकी दी और कहा कि बच्चे भी ले जाऊंगा। तब वो बोली कि मैं खुद मुलाजमत करके घर का खर्चा चला लूंगी, तुमसे खर्चा न मांगूंगी, मगर किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर न करो। उन्हीं दिनों रूमा की ममानी ने अपने ड्राइवर के साथ ईद पर बच्चों के लिए तोहफे और सवैयां वगैरह भिजवाईं। उनका मुलाजिम नौजवान और खुश शक्ल था, लिबास भी साफ सुथरा पहने था। रूमा ने उससे सुगात ली, मामू और ममानी की खैरियत पूछी। इतने में फर्क बाहर से घर आ गया। दरवाजे पर बीवी को एक नौजवान से बात करने और ईद की सौगात लेते देखा तो बिगड़ गया कि तुम किस पार से ईद मिल रही हो। उसी मुलाजिम के सामने ही पाँव से जूता निकाल कर खींचकर बीवी के दे मारा। रूमा के दिल का शीशा चूर चूर हो गया कि एक ड्राइवर के सामने शोहर ने उसकी ऐसी इज्जत अफजाई कर डाली थी। वो रोने लगी, ड्राइवर भी घबरा कर चल दिया। ये एक सोची समझी चाल थी, वरना फर्क जानता था कि ये नौजवान उसकी बीवी के मामू का ड्राइवर है। अब बहाना बनाकर रूमा को मजबूर किया कि मकान का मुख्तियार नामा दो, कागज पर दस्तखत करो, वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, अपने बच्चे भी ले जाऊंगा। वो बेचारी भी हमारे घर आई और अब्बू से मशवरा लिया।
वो बोले जाता है तो जाने दो, बच्चे कहाँ ले जाएगा, अपना पेट पाल नहीं सकता, उन मासूमों को कहाँ से खिलाएगा। मुख्तियार नामा उसको मत देना, अगर मकान बेच दिया तुम्हारे सर से ये छत भी जाती रहेगी और सड़क पर आ जाओगी। रूमा ने दिल मजबूत किया और शोहर से कह दिया कि जाते हो जाओ, मकान मैं ना बेचूंगी। वो बोला और बच्चे क्या ये मेरे नहीं हैं? हाँ तुम्हारे ही हैं और किसके हैं, तो मैं लिए जा रहा हूँ इनको भी साथ अपने, तुम मकान रखो अपने कब्जे में। वो समझी कि यूं ही धमका रहा है, खुद के रहने का ठिकाना नहीं है, बच्चों को कहाँ रखेगा। लेकिन फर्क दोनों बच्चों को ईद के दिन जो अपने साथ लेकर निकला फिर न लौटा। रूमा रो रो कर हलकान हो गई। वो दिन रात अपने बच्चों की जुदाई में तड़पने लगी। यहाँ तक के 6 माह गुजर गए। मजबूर होकर वो मामू के पास गई, उनको सारा माजरा कहा। उन्होंने भी तलाश कराई, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी, मगर फर्क का नामो निशान मिला और ना बच्चों का। अब रूमा को दिन रात रोने और दुआएं मांगने से काम था। बिल आखिर एक रोज मामू का ड्राइवर दोनों बच्चों को साथ ले आया, जिसका नाम अदील था। पहली नजर में रूमा ने अपने बच्चों को पहचान लिया। फटे हुए कपड़े, उलझे बाल और पिचके हुए गाल, मैल की पेड़ियां दोनों के जिस्मों पर जमी हुई थी। वो उनको इस हाल में देखकर सकते में रह गई। ड्राइवर अदील ने बताया कि मैं एक कच्ची आबादी से गुजर रहा था, मैंने उनको एक मैदान में जाता पाया तो गाड़ी से उतरकर उनके पास गया। शुक्र के दोनों ने मुझको पहचान लिया। मैंने पूछा क्या अपनी अम्मी के पास चलोगे? बोले हाँ, और मेरे साथ गाड़ी में झट से बैठ गए। रूमा का बेटा 9 साल का और 7 साल की बेटी थी, दोनों सियाने थे। उन्होंने रो रो कर माँ को गले लगाया और सारा अहवाल बताया कि अब्बा हमको एक बूढ़े और बूढ़ी के पास ले गया था जो झोंपड़ी जैसे घर में रहते हैं। वो उनको अम्मा और अब्बा कहते और हमको भी कहते थे कि इनको दादी और दादा कहो, ये तुम्हारे दादा दादी हैं। ये दोनों सड़क के किनारे कपड़ा बिछाकर भीख मांगते और हमें भी साथ बैठा लेते थे और कहते कि तुम भी भीख मांगो। ये हमसे भीख मंगवाते थे। पहले कुछ दिन अब्बा रात को आ जाते मगर फिर गायब हो गए। दादा दादी बताते कि बचपन में तुम्हारे अब्बा भी इसी तरह हमारे साथ भीख मांगते थे। फिर एक घर में हमने नौकर रखवा दिया तो उन्होंने उनको स्कूल दाखिल करवाया। फिर ये उनके साथ दुबई चले गए। बहुत पैसे कमा कर लाए थे लेकिन उन्होंने बाद में उनको निकाल दिया। फिर अब्बा ने आपसे शादी कर ली। बच्चों की जुबानी ये भेद रूमा पर खुला कि फर्क के माँ बाप का पेशा गदागड़ी था और किसी अमीर आदमी के घर नौकर होने के सबब दुबई तक रसाई हो गई। मगर बाद में न जाने किस वजह से उन्होंने भी निकाल दिया। सारी कहानी और फर्क की असलियत रूमा को मालूम हो गई। वो बहुत रोई लेकिन उसने सद शुक्र किया कि बच्चे उसको मिल गए थे। वो उसके बाद अपने मामू के घर चली गई। उसके मामू ने उसके वालिद का घर बेचकर रूमा को अपने घर के पास दूसरा घर ले दिया। अब रूमा बहुत कम हमारे मोहल्ले में आती। उसको डर था कि फर्क कहीं दोबारा उससे बच्चे छीन कर न ले जाए। बिल आखिर उसने हमारे मोहल्ले और हमारे घर भी आना बंद कर दिया। उसने किसी को भी मामू के घर का पता न बताया। मुबाद फर्क को मालूम हो जाए कि वो और बच्चे कहाँ हैं। इतना मालूम हुआ था कि उसके मामू ने अदालत से खुला करवा दी थी। उसके बाद हमको कुछ इल्म न हो सका कि रूमा कहाँ और किस हाल में है। यकीनन मामू ने ही उसको तहफ्फुज दिया होगा। मेरी शादी हो गई। बाद में पंजाब से ब्याह कर कराची आ गई और वालिदैन बड़े भाई के पास इस्लामाबाद चले गए। उन्होंने पुराना मोहल्ला छोड़ दिया। यूं रूमा से मिलने का इत्तेफाक न हो सका। मजीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे ऐसी ही कहानियाँ मिलती रहेंगी। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।